हेलो और ये आपकी चैप्टर 4 के नोट्स हैं एडवांस फीचर ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। सबसे पहले टॉपिक कोड व्यू जो है इसको छोड़ दीजिएगा, ये एग्जाम में नहीं आ रहा है, आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल्स के लिए था, थ्योरी में नहीं आएगा, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस आपके जो सॉफ्टवेयर है म्यू, उसका एक फीचर है जो आपको ऑटोमेटिकली कोड सजेस्ट करता है। एक ड्रॉप डाउन पॉपअप के तौर पे जब ए टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या ऑप्शन हैं वो सारे आपको शो कर देगा, बी टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या ऑप्शन है वो सारे शो कर देगा। तो वो आपका इंटेलिजेंस फीचर है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के अंदर। तो इसमें आप क्या क्या किस तरह के सजेशंस आप देना देखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, उसके जो ऑप्शंस हैं वो आप टूल्स मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पर पेज एडिटर ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपके पास जो एक इंटेलिजेंस की टैब है, उस टैब पर आप क्लिक करेंगे, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आप जो जो टिक अनटिक करना चाहें वो कर सकते हैं कि क्या क्या आपको सजेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपके स्टेप्स नहीं भी याद रहता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्या काम करता है ये याद रखिएगा। एडिन्स क्या होते हैं? एडिन्स आपके कुछ एक तरह से छोटा सा सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है जो किसी बड़े सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देता है या बढ़ा देता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एडिन्स जो होते हैं वो आपके मेन प्रोग्राम की जो फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड कर देते हैं। कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास टूल मेन्यू के अंदर एडिन्स का ऑप्शन है, और वहाँ से हमारे पास एक एडिन्स डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाएगा, वहाँ पर हम सेलेक्ट इंस्टॉल पर सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो भी उसको चूज़ करने को कहेगा वो पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि स्टेप्स प्राइमरी नहीं है, आपको टॉपिक का ध्यान रखना है, एडिन्स क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। स्टेप्स बहुत सारे हैं इसमें, आप एकदम से सारे याद नहीं रख पाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप मेन पॉइंट याद रखिए कि क्या चीज़ किस चीज़ के बारे में क्या मेन पॉइंट है। दो दो लाइन है वही आपने याद रखनी है। स्निपेट या कोड स्निपेट क्या होता है? ये आपका पीस ऑफ प्रोग्राम या कोड का पार्ट होता है जो डेवलपर्स अपने रीयूज़ के लिए रखते हैं, यानी कि जो कोड उनको लगता है कि वो बार अगेन फिर किसी और वेबसाइट में काम आ सकता है, उसका स्निपेट बना के रख लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको अपनी किसी भी वेबसाइट किसी वेब पेज के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो एक स्निपेट को अलग अलग वेबसाइट में यूज़ किया जा सकता है, ये आपका रीयूजेबल कोड होता है, ये याद रखिएगा। पीएसडी टेम्पलेट, पीएसडी का मतलब है यहाँ पर फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर हम वेबसाइट्स की टेम्पलेट भी बनाते हैं, और इनको हम जैसे हमारा जो लोगो हो गया, क्या हमारा जो टेक्स्ट है या फॉर्म्स हैं, ये कुछ भी चीज़ें हैं, अलग अलग पोर्शन जो है सबसे पहले फोटोशॉप के अंदर ही बनाया जाता है। तो वो एक तरह से टेम्पलेट बन के तैयार होती है, बाद में उसका कोड जो है डेवलपर लिखता है। तो हमारे पास यह म्यू के अंदर ऑप्शन है कि अगर हमें हमारी वेबसाइट में से वेबसाइट के अंदर जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट में से कुछ कंटेंट एज इट इज़ लाने हैं, इंपोर्ट करने हैं, तो वो हम कर सकते हैं। पर्टिकुलर कोई लोगो है या हेडर है, फुटर है, कोई इमेज है या कोई और चीज़ है, तो वो हम एज इट इज़ उठा के ला सकते हैं। वो फीचर हमारे पास या म्यू के अंदर होता है कि हम फोटोशॉप की टेम्पलेट से कोई भी पार्ट उठा के ला सकते हैं। इसी के अंदर एक डायनेमिक वेब टेम्पलेट आता है। डायनेमिक वेब टेम्पलेट का मतलब है कि वो कनेक्टेड होता है आपकी ओरिजिनल जो टेम्पलेट है उससे, हमारी वेबसाइट। हम कोई भी चेंजेस जो हमारी इमेज में करेंगे, ओरिजिनल हमारी जो हमारी टेम्पलेट है उसमें करेंगे, तो हमारी जो हम वेबसाइट हम के अंदर हमने उसको इंक्लूड किया है, अटैच किया है, वो भी अपने आप उसको हम मॉडिफाई कर सकते, अपडेट कर सकते हैं। पेज ट्रांजिशंस आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, हटा दिया गया है इस साल। एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है। ये आपका एक तरह से वो फीचर होता है जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि एक टास्क होता है जिसमें हम सर्च इंजन के अंदर हमारी वेबसाइट टॉप में कैसे आए, तो उसके लिए जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं, हमारी वेबसाइट के अंदर चेंजेस करते हैं, उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ये हमें हेल्प करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमें मिल पाए, हमारी वेबसाइट पर आए, और जो कन्वर्जन रेट्स हैं वो बढ़े। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, आपने इनमें से कोई भी दो तीन याद रखने हैं आपके लिए। ऑर्गेनिक डिस्कवरी आपकी बढ़ती है, हाई क्वालिटी ट्रैफिक मिलता है आपको, आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ता है। इसका प्रमोशन होता है आपका, फ्री जो है आपको पेड प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप अपने जो टारगेट ऑडियंस है उन तक पहुंचते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक सर्च इंजन क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। क्रॉल का मतलब सर्च करने से है, यानी जब भी आप कोई अपनी वेबसाइट पब्लिश करते हैं तो गूगल या कोई भी दूसरा जो सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट को रीड करता है,
सर्च करता है उसके अंदर क्या क्या है, तो उसको क्रॉलिंग कहा जाता है। और उसमें से जो मेन पॉइंट है वो उठा लेता है। वो कौन कौन चीज़ें हैं जो वो पिक करता है, अपने पास डेटाबेस बनाता है। आपकी जो वेबसाइट का नाम है, आपके उसका पेजेस के सभी पेजेस के टाइटल क्या हैं, उस पेज में आपने क्या डिस्क्रिप्शन दे रखी है, कौन कौन से कीवर्ड्स लगाए हैं, मीटा डाटा क्या है, आपका हेडर्स में आपने क्या क्या लिखा हुआ है H1 टैग के अंदर, कौन कौन से लिंक्स हैं जो आपने उस दूसरे पेजेस पर लगाए हैं, बोल्ड में क्या क्या लिखा है, आपने फ्रेजेस कौन से यूज़ किए हैं, इमेजेस के पीछे ऑल टैग क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पूरी वेबसाइट को वो समझने के लिए कि वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, तो सर्च इंजन जो है कुछ जो आपके वेबसाइट के अंदर से पार्ट्स उठा लेते हैं, कंपोनेंट उठा लेते हैं, वो ये हैं। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने बताया कि सर्च इंजन क्या करता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और कैसे वो परफॉर्म करता है। SEO चेकर ये आपका म्यू का फीचर है। आगे वैसे तो ये अगले टॉपिक्स में था, बट यही मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। SEO चेकर क्या होता है, आपके जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब है उसी के अंदर ये एक फीचर है जो ये चेक करके बता देता है कि आपकी सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वेबसाइट ठीक है, सब ओके है, या कोई एरर है या कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या आप ये चेंजेस कर लीजिए, तो वो आपको सजेशंस देता है। नेक्स्ट आपका फॉर्म भी सिलेबस में नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है एग्जामिनिंग स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट बना लेने के बाद जब हमारी वेबसाइट बन के तैयार हो गई, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है हमें परफॉर्म करने की, पब्लिश करने तक। तो उसमें एक आता है स्ट्रक्चर वेबसाइट का चेक करना, यानी कि वेबसाइट के अंदर एक एक तरह से हम एक डायग्राम कह लीजिए बना के दे देता है हमें, विजुअल डायग्राम, कि ये इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज से ये पेज लिंक्स हैं कनेक्टेड हैं, इन पेजेस से फर्दर ये पेजेस कनेक्टेड हैं, तो कहाँ से किसका लिंक बन रहा है, एक हाइपर लिंक का एक डायग्राम बना के दे देता है, या ये बता देता है भाई ये पेज है लेकिन इस पेज से कोई लिंक नहीं बन रहा है, यानी किसी दूसरे पेजेस पे आने हैं, यानी वो ब्रोकन लिंक्स वगैरह भी आपको बता देता है कि कहाँ से कहाँ आप किस पेज पर जंप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी मेन पेज से आपका दूसरा जो इंपॉर्टेंट पेज है वो कनेक्टेड नहीं है, तो आप उसके लिए एक लिंक बना सकते हैं। यह हो सकता है कि बार हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो वो पकड़ी जाती है यहाँ पर। तो अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स हैं कि आप अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू मेन्यू में जाएंगे, साइट में जाएंगे, हाइपरलिंक्स में जाएंगे, एंड फर्दर वहाँ पर एक प्लस का साइन आएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं भाई ये आपके मेन पेजेस हैं, और उसके अंदर फर्दर ये आपके कनेक्शंस हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर स्टेप्स नहीं भी याद रहते हैं छोड़ दीजिएगा, मेन पॉइंट याद रखिएगा क्या है। एस्टिमाइजिंग साइज ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट का साइज़ क्या है हमारी, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रही है, कोई बहुत हैवी पेजेस तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा पेज तो नहीं बना दिया हमने जो लोड होने में टाइम लेगा। और क्योंकि ज़्यादा हैवी साइट होगी तो हमें स्पेस भी परचेज़ करने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसकी भी लिमिटेशन होती है जहाँ से हम स्पेस परचेज़ करते हैं। तो हमारे लिए एस्टिमेट करना साइज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। कैसे करते हैं उसके लिए बहुत ईजी है, व्यू मेन्यू में जाएंगे, साइट में जाएंगे, साइट समरी में जाएंगे, तो आपके पास वहाँ पर साइज़ आ जाएगा। रिमूविंग स्लो पेजेस, अगर आपको लगता है कि कोई पेज बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में, यूजुअली 7 सेकंड आज की डेट में तो 7 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है, यूजुअली 2 या 3 सेकंड में भी लोग अगर कोई पेज लोड नहीं होता है तो छोड़ के भाग जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट में कोई स्लो पेज है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं, बट पता कैसे लगेगा वेबसाइट एक्चुअल में लोड करने से पहले, तो हम उसके लिए हमारी साइट के अंदर साइट मेन्यू में प्रॉब्लम्स में स्लो पेजेस में जाएंगे, तो जो जो स्लो पेजेस होंगे वो दिख जाएंगे वहाँ पर। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड्स का होता है, लेकिन आप उसे चेंज करके 3 सेकंड करके चेक कर सकते हैं कि जो पेज 3 सेकंड से कम टाइम में लोड हो रहे हैं वो दिखा दीजिए। तो आप जो है उन पेजेस को स्लो कर सकते हैं, या देख देख सकते हैं कि भाई कैसे वो किस वजह से वो स्लो हो रहे हैं, हम कैसे उनको फास्ट कर सकते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन, जब भी हम बहुत बड़ा कोड लिखते हैं तो उसमें कई बार हम डीबगिंग पर्पस से या कुछ कोड जो है वो रिमूव नहीं करते, यानी बहुत सारा कोड ऐसा होता है लिखा तो है हमने, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो अननेसेसरी कोड जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट का साइज छोटा हो जाएगा। हमने कोड लिखा तो सही, लेकिन वो चल नहीं रहा तो हमने उसको कमेंट आउट कर दिया। अब उस कोड की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि कमेंट हुआ, लेकिन हमारी वेबसाइट चल रही है, तो वो हम हटा सकते हैं। उससे हमारी वेबसाइट का साइज़ कम हो जाएगा, पेज का साइज़ हो जाएगा, पेज फास्ट लोड होगा, और एक कोड भी जो है किसी और को दिखाएंगे वो इफेक्टिव रहेगा। तो अननेसेसरी कोड अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यू में या तो देख के रिमूव कर दीजिए, एक एक कोड में जाकर रीड करके, या हमारे पास ऑप्शन होता है हम टूल्स मेन्यू में जाएंगे, ऑप्टिमाइज एचटीएमएल में जाएंगे, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, वहाँ से हम उसको जो है रिमूव करेंगे। जो भी हमारे पास मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, वही कमेंट है या आप क्या क्या चीज़ें और हैं जो रिमूव करना चाहते हैं वो वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप किसी और को दिखा रहे हैं तो कई बार हम कमेंट के साथ दिखाना पसंद करते हैं, कई बार ज़रूरत होती है भाई हमें कमेंट नहीं दिखाने, तो वो हम जो है रिमूव कर सकते हैं कमेंट को।
फिक्सिंग एरर। एरर कई बार हमारे पास कुछ ऐसी एरर्स, देखो कई बार तो हम खुद पता लगा लेते हैं, कई बार नहीं पता लगती है। तो म्यू के अंदर भी फीचर है कि वो किसी तरह की अगर कोई एरर है तो उसका पता लगा सकता है और ऑटोमेटिकली अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है तो रिजॉल्व भी कर देता है। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई देखो एरर्स यूजुअली क्या आती है कि जो आपके हाइपरलिंक्स है वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पेज आपका सही से लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेज लोडिंग में कोई इशू है तो नहीं है। तो उसके लिए आप सारे हाइपरलिंक्स को जो है चेक करते हैं, कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है। जो ज़रूरत है तो उसको रिपेयर किया, रिपेयर का मतलब है उसको ठीक किया जाता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या पाथ की मिस्टेक है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। स्टेप्स क्या हैं उसके, वही वेबसाइट में जाएंगे आप, अपनी टूल्स में जाएंगे, रिकैलकुलेट हाइपरलिंक में जाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें यस प्रेस करेंगे, कोई भी इशू होगा वो आपको शो कर देगा और ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा। नेक्स्ट इज वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है बेसिकली, जहाँ पर हमें हमारी वेबसाइट को पब्लिश करना है, पब्लिशिंग कह दीजिए या होस्टिंग कह दीजिए, जहाँ जिस सर्वर पर हमारी वेबसाइट रन करेगी, क्योंकि हम अपने सिस्टम से तो उसको लाइव चला नहीं सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम तो लाइव 24/7 चलेगा नहीं। तो कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, थर्ड पार्टीज होती हैं, जैसे गोडेडी वगैरह, बिग रॉग या कुछ इस तरह की कंपनीज हैं जो हमें होस्टिंग, ब्लू होस्ट वगैरह है, जो हमें होस्टिंग की फ्री पेड सर्विस देती हैं। फ्री वाले तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, एक दो ही हैं, और उनकी बहुत लिमिटेड फंक्शनलिटीज़ होती हैं। तो जो पेड सर्विसेज वगैरह वाले होते हैं, इनमें भी हम कुछ परचेजिंग वगैरह करते हैं, स्पेस, कुछ और फीचर्स वगैरह मिलते हैं। तो वहाँ पर हमें हमारी वेबसाइट को अपलोड करना होता है ताकि वो पब्लिश हो सके और पब्लिकली लोग उसको देख सकें। तो उसके लिए हमें अलग अलग मोड मिलते हैं, अलग अलग फीचर्स के थ्रू हम उसको अपनी साइट को पब्लिश कर सकते हैं। तो उसमें हमें FTP यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है, या वेब के थ्रू हमें एक URL मिलता है, उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डाल के हम एंटर करके अपलोड कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव पे फाइल अपलोड करते हैं, इस तरह का हमें ऑप्शन मिल जाता है। पब्लिशिंग वेबसाइट का भी मतलब सेम यही है कि हम अपनी वेबसाइट का 24/7 अवेलेबल करवा सकें लोगों को देखने के लिए। तो उसमें भी सेम हमारे पास सेम यही चीज़ है, वेब होस्टिंग और पब्लिशिंग का सेम ही मतलब है। तो कैसे पब्लिश करेंगे, इसमें पब्लिश करने के लिए हमारे पास म्यू के अंदर भी ऑप्शन है ऑलरेडी कि हमारी साइट बन के तैयार है, अब हम उसे पब्लिश करना चाहते हैं। तो साइट में जाएंगे, पब्लिशिंग साइट पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स डालने के लिए आएंगी। आपका किस IP एड्रेस पर आप डालना चाहते हैं, डोमेन नेम क्या है आपका, यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स वगैरह क्या हैं आपकी, ये सब चीज़ डाल के आप कनेक्ट करके उसको हम पब्लिश कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ऐसे भी कर सकते हैं मतलब। तीसरा है आपका वेब पैकेज। क्या होता है नेक्स्ट इसके बाद, वेब पैकेज कुछ नहीं होता, सिंपली आपकी वेबसाइट बन के तैयार है तो उसकी एक जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा डायरेक्टरी, उसकी एक जिप फाइल बना लेते हैं, या RAR फाइल कह लीजिए एक तरह से। तो उसमें ये होता है कि जो फाइल्स की परमिशंस हैं वो चेंज नहीं होती, और ना ही जो पाथ है वो उससे चेंज होता है। वेब पैकेज बनाने का फ़ायदा ही होता है, और ये हम बेसिकली बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार बनाते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह वेबसाइट को शिफ्ट कर रहे हैं तब भी बनाते हैं, कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट का वेब पैकेज बना सकते हैं। तो म्यू के अंदर भी ये फीचर है, आपकी ऑलरेडी कोई वेबसाइट है, आप उसका एक वेब पैकेज बनाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो इससे जो मेन स्ट्रक्चर और उसकी जो परमिशंस होती हैं वो प्रिजर्व रहती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये तभी हमारा यूज़फुल है जब हम एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर रहे होते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। नाउ बैकअप वेबसाइट वही सेम है, आपका पैकेज होगा तो ही आप उससे करेंगे। तो दो तरीके होते हैं बैकअप के, एक तो ऑटोमेटिकली और एक मैनुअल। मैनुअल में आपको रोज़ जाके अपनी वेबसाइट का एक पैकेज बना के डाउनलोड करना होगा और उसको अपने पास रखना होगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि कई बार कई अलग अलग तरह के फेलियर्स आ जाते हैं, आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है, या आपने कोई मिस्टेकनली गलत अपडेट कर दी, तो अगर आपके पास बैकअप है तो आप उस बैकअप से उसको रीस्टोर कर पाएंगे ईजिली। और अगर बैकअप नहीं होगा तो आप अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं कर पाएंगे। आपके वेबसाइट में कोई लास्ट टाइम चेंजेस करे बट उसने उसका आपने बैकअप नहीं लिया, तो आपके पास जो बिल्कुल फर्स्ट वेबसाइट होगी वही आपकी मिलेगी और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये बैकअप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे लेते हैं, हमारे पास वेबसाइट का बैकअप लेने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने बताया कि मैनुअल तरीका है, मैनुअल तरीके में आप वेबसाइट की लोकेशन पे जाएंगे, उसका जो मेन फोल्डर होगा उस पर जाएंगे, उसको कॉपी करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे अपनी पेन ड्राइव में या जहाँ पर भी आपको करना है। और आजकल तो क्लाउड बेस्ड ऑप्शंस आ रहे हैं, आप उसमें क्रेडेंशियल्स डाल दीजिए और उसको वो आपका पर्टिकुलर एक टाइम पे 24 घंटे में एक बार
या जो भी आप टाइम फिक्स करेंगे 2 घंटे में एक बार या 6 घंटे में एक बार, आपकी जो उसकी कॉपी बन के वो ऑटोमेटिकली वहाँ चली जाएगी। ऑथरिंग टूल, ऑथरिंग टूल्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे जो वेब डेवलपर्स हैं उनको डेवलपमेंट के बाद जब उन्होंने वेबसाइट डेवलप कर ली तो टेस्टिंग करने के लिए, डीबगिंग करने में हेल्प करती हैं कोड को। और जो पब्लिशिंग रिलेटेड टास्क है वो जो भी हमने डिस्कस किए ये सारे पॉइंट, ये सब हमारे वेब ऑथरिंग टूल्स, जैसे म्यू जो है वो एक वेब ऑथरिंग टूल ही है। इसके अलावा भी कुछ और वेब ऑथरिंग टूल्स बताए हुए हैं, जैसे कंपोजर नाम का एक टूल है जो आपका ओपन सोर्स है, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट के बेस पर HTML एडिटर है। और यही सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस करी, पब्लिश करना, उसमें एरर फाइंड आउट करना, ब्रोकन लिंक्स वगैरह चेक करना, ये सब फीचर उसके अंदर होते हैं। इसी तरीके से ड्रीम व्यूवर है, ड्रीम व्यूवर में हम वेबसाइट बना भी सकते हैं और ये सब फीचर्स भी उसके अंदर हैं। और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट भी करता है, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, ASP.NET, PHP। और ये एडोब कंपनी का है, आपने नाम भी बहुत सुना होगा एडोबे का, काफ़ी बड़ी कंपनी है। फोटोशॉप और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इसके, उनमें से एक ड्रीम व्यूवर भी है। तो इनमें हम वेबसाइट बना भी सकते हैं और उसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड अदर टास्क हैं पब्लिशिंग से रिलेटेड और पब्लिशिंग के बीच में और बैकअप से रिलेटेड, ये सारे टास्क उन टूल के अंदर जाकर भी हम कर सकते हैं। तो इनको हम वेब ऑथरिंग टूल्स बोलते हैं। CSS टेम्पलेट, हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारी टेम्पलेट्स पहले से बनी हुई हैं जो हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में उसको चेंज करके लगा सकते हैं ताकि एक अच्छी सी वेबसाइट बन जाए। अगर हमारे पास फ्रेश माइंड में कोई आइडिया नहीं है तो हम इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें हमारे बहुत बहुत सारे स्टाइलिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, हमारा टाइम बचता है इससे, और एडवांस फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं हमें, अट्रैक्टिव और क्रिएटिव डिज़ाइंस होते हैं इसमें। एंड एक बार आपने टेम्पलेट बना ली तो आप उसे कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं बेसिकली CSS के की जो टेम्पलेट है। एंड ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड भी कि कहाँ से आप CSS टेम्पलेट फ्री की डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कस्टमाइज़ करना चाहें तो म्यू के अंदर भी ऑप्शन है, आप वही सेम अपनी वेबसाइट को म्यू के अंदर ओपन करें और उसके बाद आप जो है व्यू मेन्यू में पेज में जाएं, कोड में जाएंगे, आपको कोड मिल जाएगा। अब आप चाहें उस कोड को कस्टमाइज़ कीजिए, अपनी वेबसाइट में जो भी चेंजेस करने हैं वो कर लीजिए। आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ये ध्यान रखिएगा कि एक और दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स बताए हुए हैं किस तरह के आएंगे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक इसमें आए हुए हैं। आपको ये 2 वीडियोस कर लेंगे, आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।